अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है बच्चों। भारतीय इतिहास के कुछ विषय या मौजूआत पार्ट 2 जो आपकी बुक है उसमें 5, 6, 7 और 8 4 विषय हैं। आज का हमारा विषय जो 8वां है आपका बच्चों बुक में किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। तो कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इसमें जो किसान है, जमींदार है और राज्य की क्या भूमिका है, राज्य का इनसे क्या संबंध है, किसान से और जमींदार से, और किसान और जमींदार राज्य को जो प्रशासन है, राज्य है, उसे किस तरीके से लेते हैं, ये इस पूरे उसका हम जो है अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांवों में रहते थे, जो छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादों से जुड़े थे। दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले, ग्रामीण समाज पर ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेती की जुताई हो, राज्य को उपज से हफ्ते का कर समय पर मिल जाए। क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांवों में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। एक ग्रामीण दृश्य है बच्चों, 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा है। देखो यहाँ जो है ये रहट चल रही है, समझ रहे बच्चों। रहट जो है ये पर्शियन व्हील की तरह होता है, मतलब जो है पर्शियन व्हील बोलते हैं इसे। इसमें जो है बैल या जानवर के सहारे से जो है कहीं जिस क्षेत्र में जो भी जानवर है वो इसके जो है चारों ओर मतलब घूमता है, और पानी जो है उसमें नीचे से आएगा और वो पानी जो है फिर सिंचाई के लिए खेतों तक नालियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। उसका एक फिगर यहाँ पर दिया गया है। कृषि, किसान और कृषि उत्पादन। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। इसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसा कि जमीन की जुताई, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसा कि शक्कर, तेल आदि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ जमीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश। चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजातन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आइन ए अकबरी। बच्चे देख रहे हो, आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी जो है संक्षेप में आइन, ठीक है बच्चों, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था।
खेतों की नियमितताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोशी यानी जमींदारों के बीच के रिश्ते के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे थे। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन, रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक तो खुद कास्ट व पाही कास्ट। इसका बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। हम किसान दो तरह के हैं, एक तो खुद कास्ट है और एक है पाही कास्ट। पहले किस्म के वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे पाही कास्ट वे खेतीहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करना आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से, तो उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था, ज्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जो दूसरी संपत्ति मालिकों की। देख रहे बच्चों, 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। सिंचाई और तकनीक। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशील की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज्यादा बारिश होती थी वहां कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार, बाजरे की खेती ज्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। सिंचाई कार्य को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई।
जैसे शाहजहां के काल के दौरान पंजाब में शान है। देख रहे बच्चों, यानी कि जो मतलब जो है नहरों का विकास जो है मुगल काल से स्टार्ट हो गया था। हालांकि एंशियंट टाइम में भी हमें जो है नहरों के विकास का सिंचाई के लिए हमें जो है काफ़ी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जो है मुगलों ने भी जो है सिंचाई, किसानों की सिंचाई के लिए कई नहरों जो है खुदवाई थी। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको एयर छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीज को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार वाले काम में लाए जाते थे। देख रहे बच्चों, और बच्चों यहाँ पर है पेड़ों और खेतों की सिंचाई किस तरीके से हो रही है। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं हुए, इसलिए कि फसल उगाने बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं, और ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। छोटे पेड़ तक बाल्टियों या राहत के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में हैं। ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं। इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों में बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटका जाता है। पहिए की दूरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए दांतों को जकड़ लेते हैं। इस तरह घड़ों घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहीं एक तरह नाला खोदा जाता है, और इस तरीके से हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। आगरा, चांदवर और बयाना में ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं और एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं। रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स बैल को हाँकता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। देख रहे बच्चों, तो कई तकनीक है मतलब जो है पानी निकालने की, उनका फिगर भी देखो दिया गया है बच्चों। तंबाकू का प्रसार, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार, उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। फसलों की भरमार, मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक खरीफ यानी कि पतझड़ में, और दूसरी रबी यानी कि वसंत में। यानी कि सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थी। जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ
तो साल में 3 फसलें होती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइए हम बताते हैं कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में जो है 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा होती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल, सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जीन्स से कामिल थी। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। मक्का जो है भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया में लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। टमाटर, आलू और मिर्च, अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600-1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई और 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी थी। 5 करोड़ बढ़ गई 100 सालों में। ग्रामीण आय के बारे में बच्चों थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूह पर नजर डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया मुकद्दम या मंडल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी ऐसे लोगों की थी जो नीचे समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं और उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों में उससे बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसा कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे।
मुसलमान समुदाय में हलाल जैसे नीच कामों से जुड़े समूह की हदों के बाहर ही रह सकते थे। हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांवों की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह, जादव, शाब्दिक, नाविक पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन, बागबानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और केवर्त भी किसानों की सामाजिक स्थिति पाने लगी। पंचायत और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे और अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी, यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिससे गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और चुनाव के बाद उन्हें इसकी मजदूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदों पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपने निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता, जो समय समय पर गांव का दौरा क्या करते थे। और दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसा कि मिट्टी के मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करता था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पूरी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति का फैलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। पंचायतों में जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ भी धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायतों के फैसलों को मानता था। पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कोई अर्जियां
हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थीं। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा भी जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे ग्राम पंचायत को उसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसी राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इसी वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। प्रारंभिक 19वीं सदी का एक चित्र जिसमें गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इधर जो है कर अधिकारी हैं, देख रहे हो आप, ये गांव के जो है बुजुर्ग हैं। तो इनसे जो है कर अधिकारियों से जो है गांव के बुजुर्ग जो है मिल रहे हैं। एक फिगर दिया गया है बच्चों। यह ध्यान से देखने की बात यह है कि इनका लिबास आप देखेंगे कि उस टाइम पे किस तरह का मतलब जो है लिबास है, या किस क्षेत्र के किसान ये रहे होंगे। समझ रहे बच्चों? एक ग्रामीण दस्तकार है। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्यों में जुटे लोगों के बीच फैले फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेज शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठों के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% दस्तकारों के थे। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम में फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा। शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई। देख रहे बच्चों, मीरास या वतन, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे।
ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। बच्चों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जजमानी। हालांकि यह सब 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मजेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है गांव के छोटे स्तर पर फेर बदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल भी नदारद था। एक छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लोग ऐसा नहीं लगता था कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति, जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे, कमजोर वर्ग का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान की नकद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकद ही हो। गांवों में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जया बैप्टिस्ट तेवरनियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, ना हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपयों की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद कई समाजों में अपने आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधों से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेतते थे, वह हल चलाते थे और महिलाएं बुवाई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करते थे। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं के जीव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिम भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय पर महिलाएं पान के बगीचे में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को सानने, गूंदने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यिकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। सूत काटती महिला, चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने, प्रसव के वक्त मौत की वजह से
महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्राट समूह से बहुत अलग थे। ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनी शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इसी तरह महिला पर परिवार समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों से ऐसी दरख्वास्त मिली हैं जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती हैं कि पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सोचने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती कि उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते, दरख्वास्त करने वालों का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिला पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। बच्चों, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, उसका आप थोड़ा अध्ययन करते हैं इन फिगरों का। फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं। देख रहे हैं बच्चों? बोझा ढोती महिलाएं आसपास के दूसरे गांवों से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। जंगल और कबीले। बसे हुए गांवों के परे ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर पश्चिमी भारत के गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियां खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के समीपवर्ती इलाकों की तराई शामिल है, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारत स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत करीब 40% था, यानी कि 40% भाग पर जो है जंगल और जो है पेड़ थे। समसामयिक रचनाएं जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलन अर्थ यह है कि उन दिनों शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगलों के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था।
ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती, शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की खासियत थी। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, मवास। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, मवास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक रक्षा कवच था जिसके पीछे परखने के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आप जो है नील गाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र है, बादशाह नामा किताब से लिया गया है। देखो यहाँ देखो आप बच्चों, शाहजहां जो है शिकार कर रहे हैं। देखो कैसा आभा मंडल बनाया गया है इनके उस पर, देख रहे बच्चों। बंदूक से शिकार कर रहे हैं, देखो। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मतलब को सेना के लिए हाथी की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़े हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का एक विषय बार बार आता है। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। अच्छा जी, परगना मुगल प्रांत में एक प्रशासनिक परिमंडल था। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। कृषि बस्तियों के लिए जंगल का सफाया। यह 16वीं सदी में मुकद्दम राम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक काल केतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से। फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे, उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़े, भाले, बर्छे। उत्तर से आए दास। सैकड़ों उमड़ते हुई चकित देखकर काल केतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को, दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए घुस आए। वहां कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर शेर डर गए, दहाड़ते हुए भाग निकले। यह पद जंगल में घुसपैठ के कौन से रूपों का उजागर करता है, इसके संदेश की तुलना में दिए गए लघु चित्र से कीजिए। जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार पद्यांश में किन्हें विदेशी बताया गया है, समझ रहे बच्चों। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबू फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, छोटे मोटे घोड़ों और बकरियों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसा सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सूरों, गाय, याक की पूंछ, शहद, चुक, संतरे के रस और नींबू, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ,
जिससे लाल रंग बना जाता है कि जड़ें सुहागा, चंदवार, हल्दी जैसी जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मलिन बाज पक्षी का ही एक किस्म, अन्य वस्तुएं जिसके बदले में सफेद और रंगीन कपड़े, कहरूबा एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने, शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। सूफी गायक को सुनते हुए एक किसान और एक शिकारी। देख रहे हो बच्चों? हाँ, मजा ले रहा भैया। उस टाइम में मतलब एक क्रेज था गायन शैली का। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम, लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थीं। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। वह के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीन व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। ये पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े बड़े आदमी की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए। कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में न सेना खड़ी करने की जरूरत थी। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना भर्ती किया, फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके के कबीलाई सेनाओं में 6,000 घुड़सवार, 7,000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने नायक, अपने पायक होते थे। ये वे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं में ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत ही पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आयन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। बच्चों, इस आगे का हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले के अध्याय हमारे नहीं पढ़े हैं, बच्चों वो जाकर जो है पढ़ सकते हैं और अपने सहपाठियों को और अपने क्लास के मित्रों को जो है शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।